इस कहानी की शुरुआत चाइना के पहाड़ी इलाके में होती है, जहां एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी कार खराब होने की वजह से वह मदद के लिए वहां खड़ी होती है। थोड़ी ही देर में उसके पास एक कार आकर रुकती है। अब वह लड़की कार के अंदर बैठ जाती है, तभी उसका हाथ एक बॉडी से टच होता है जो उसकी सीट के नीचे पड़ी है। जिसके बाद वह समझ जाती है कि जिस आदमी के साथ वह कार में बैठकर जा रही है, दरअसल वह आदमी एक सीरियल किलर है। तभी वह आदमी कार को रोककर उस लड़की के ऊपर रिंच से हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब कुछ दिन बाद एक बस को दिखाया जाता है जो कुछ सवारियों को लेकर उसी रास्ते से गुजरती है। तभी बस में लगे रेडियो पर न्यूज आती है कि आगे एक्सीडेंट होने की वजह से उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अब सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं, इसीलिए ड्राइवर बस को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। अब बस एक सुरंग के अंदर एंटर करती है जिसके अंदर काफी अंधेरा होता है कि तभी एक आदमी उनकी बस के सामने आ जाता है, जिसे देखकर बस में बैठे सभी यात्री चौंक जाते हैं कि आखिर ये अकेला आदमी इस अंधेरी सुरंग के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन वह आदमी उस बस के अंदर एक पैसेंजर की तरह बैठ जाता है। अब ली जो अखबार पढ़ रहा होता है वह देखता है कि ये आदमी एक क्रिमिनल है, इसीलिए वह अपनी सेफ्टी के लिए चाकू को अपने पास रख लेता है। इस बस के अंदर दो लेडीज भी बैठी होती हैं जिनका नाम सारा और जिंग है। जिंग प्रेग्नेंट होती है और वह अपने फोन पर शायद अपने पति से लड़ रही होती है, इसीलिए वह गुस्से में अपने फोन को बस से बाहर फेंक देती है। अब बस को सुरंग के अंदर चलते हुए लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी वे सुरंग से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि बस का ड्राइवर टॉनी जानता है कि इस देश की सबसे लंबी सुरंग भी 11 किलोमीटर की है, जिसे पास करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। इसीलिए टॉनी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। अब वे डिसाइड करते हैं कि बस को वापस मोड़ लिया जाए ताकि वे उस सुरंग से बाहर निकल सकें जहां से उन्होंने इस सुरंग के अंदर एंटर किया था। अब बस पूरी स्पीड से सुरंग के एग्जिट की तरफ बढ़ती है, लेकिन 30 मिनट चलने के बाद भी उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अब बस के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स डरने लगते हैं। टॉनी भी बस को रोक देता है और एक एक करके सभी पैसेंजर्स बस से बाहर आ जाते हैं। तभी उस प्रेग्नेंट लेडी जिंग को उसका वह फोन मिलता है जिसे उसने गुस्से में बस से बाहर फेंक दिया था। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये फोन यहाँ कैसे आया। अब उनमें से लीन नाम का व्यक्ति कहता है कि वह इस सुरंग के अंदर पैदल आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि शायद उन्हें कहीं से कोई मदद मिल जाए, लेकिन सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी होने की वजह से वे खो सकते हैं, इसीलिए उन्हें बेहतर नेविगेशन के लिए एक रस्सी की जरूरत होगी। तभी वह प्रेग्नेंट लेडी जिंग कहती है कि उसके पास ऊन का एक गोला है जो उनके काम आ सकता है। अब कार के अंदर बैठा वह आदमी बाहर आता है जो उन्हें इस सुरंग के अंदर मिला था। अब वह ली से कहता है कि उसका नाम शियान है और वह उसके साथ आना चाहता है। अब वे दोनों उस सुरंग में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उस सुरंग में काफी ज्यादा फॉग हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद बस के पास खड़े लोगों को सामने से दो लोग आते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जैसे ही वे पास आते हैं तो देखते हैं कि ये ली और शियान हैं जो सुरंग के दूसरी ओर से वापस आ गए हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वे एक ऐसी एंडलेस सुरंग में फंस चुके हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, यानी कि अब उनका इस सुरंग से निकलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उनके पास जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उन्हें वे आपस में बांट लेते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय तक इस जगह सरवाइव कर सकें। अब एक बार फिर से 4 लोग एग्जिट ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और सभी लेडीज बस के अंदर आराम करने के लिए रुक जाती हैं। अब जब 30 मिनट बाद जिंग जागती है तो देखती है कि उसके कपड़ों पर धूल जम गई है और पूरी बस को भी मिट्टी ने कवर्ड कर लिया है। अब वह बाकी के लोगों को जगाकर बस से बाहर आ जाती है। तभी वे 4 लोग भी वहां आ जाते हैं जो देखते हैं कि बस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसके अंदर जितना भी खाने का सामान रखा था वह पूरी तरह खराब हो चुका है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस सुरंग के अंदर समय भी बहुत तेजी से बदल रहा है, यानी कि इस सुरंग के अंदर का 1 घंटा बाहर के समय के लगभग 1 हफ्ते के बराबर है। अब जब वे बस के अंदर आते हैं तो उन्हें वहां एक मैप रखा मिलता है जिसमें इस सुरंग का नक्शा बना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मैप आखिर यहाँ कैसे आया। अब जैसे ही वे इस मैप को रीड करने के लिए एक टेबल पर रखते हैं कि तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और अचानक से लीक गायब हो जाता है। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े खून पर जाती है, जिसे वे फॉलो करते हुए एक दीवार के पास पहुंचते हैं जो अंदर से खोखली होती है। जब वे उस दीवार को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक सीक्रेट दरवाजा होता है जहां से वे एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां लोगों के कटे बहुत सारे हाथ रखे होते हैं। तभी उन्हें वहां एक इंजीनियरिंग डायग्राम मिलता है जिसमें 6 अलग अलग टनल्स बनी हैं और ये सभी टनल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इस सुरंग से उन्हें बाहर निकलने के लिए इन
सभी टनल्स को पार करना पड़ेगा। अब सभी लोग उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं जहां उन्हें कैलेंडर दिखता है जिस पर सेम डेट 15 जुलाई मार्क होती है। उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का क्लू है, इसीलिए वे उस कैलेंडर को दीवार से हटा देते हैं, जिसके पीछे एक और सीक्रेट रूम होता है जिसके अंदर रखी टीवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक गुफा के अंदर फंसी हुई है। अब जब वे दूसरी टनल में एंटर करते हैं तो उनके सामने उनकी बस वहीं खड़ी होती है जिसे उन्होंने उसे पिछली टनल में देखा था, लेकिन ये एक अलग टाइम जोन होता है। इसलिए जब वे बस के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नूडल्स मिलते हैं जो पूरी तरह फ्रेश होते हैं। अब बस के अंदर टॉनी को एक गन भी मिल जाती है, इसलिए उसके मन में लालच आ जाता है और वह सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे सारा खाना छीन लेता है और अपने आप को भी बस के अंदर लॉक कर लेता है। अब वहाँ सभी लोग भूख की वजह से कमजोर हो रहे होते हैं और उनका मानसिक संतुलन भी खोने लगता है। अब सारा को लगता है कि वह अब और ज्यादा भूखी नहीं रह सकती, इसीलिए वह टॉनी के पास जाती है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाकर नूडल्स के कुछ पैकेट्स ले लेती है। अब इसी दौरान वैंग बस की खिड़की से कुछ पैकेट्स चुराने की कोशिश करता है, लेकिन टॉनी उसे देख लेता है और वह गुस्से में उसे पीटना शुरू कर देता है कि तभी अचानक से पीछे से आकर टॉनी को कोई मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर टॉनी को किसने मारा है। अब वैंग उस नूडल्स के पैकेट को उठाने के लिए जाता है जो लड़ाई के दौरान बस के नीचे गिर गया था। तभी उसे वहाँ एक मैन होल दिखता है। अब वे लोग उस बस को वहाँ से हटाकर उस मैन होल के अंदर जाते हैं, जिसके बाद वे एक और सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं और इस रूम में भी लोगों के बहुत सारे फोटोज और उनके कटे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं। तभी वे टीवी पर उस औरत को देखते हैं जो उस गुफा के अंदर फंसी हुई है और गुफा के अंदर पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब सभी लोग एक बार फिर से उसी डेट के सेम कैलेंडर को देखते हैं जिसके पीछे वही सीक्रेट दरवाजा है। और जब वे सभी लोग तीसरी सुरंग में एंटर करते हैं तो इस सुरंग के अंदर काफी अंधेरा होता है और जब वे बस के अंदर जाकर देखते हैं तो पूरी बस चूहे और स्नैक्स से भरी होती है। अब वैंग बहुत भूखा होता है, इसीलिए वह उन सड़े हुए नूडल्स को खाने लगता है, जिसके बाद उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। वैंग की ऐसी हालत देखकर जिंग को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वह अपने पैकेट से उसे कुछ बिस्किट्स देती है, लेकिन वैंग और बिस्किट्स की डिमांड करता है, लेकिन जिंग उसे बिस्किट्स देने से मना कर देती है क्योंकि ये बिस्किट्स उसने अपने बेबी के लिए बचा कर रखी हैं। तभी अचानक से वैंग गन निकाल लेता है और सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे सारा खाना छीन लेता है। अब वैंग अपना मानसिक संतुलन खो देता है, वह उनमें से किसी एक को मारना चाहता है। उसे लगता है कि जब भी उनमें से कोई मरता है तो उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जैसे कि ली और टॉनी के टाइम पर हुआ था। अब चियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वह सोच रहा है वैसा नहीं है, लेकिन वह कुछ भी समझना नहीं चाहता है, इसीलिए वह जिंग को फोर्स करके चैन के कंधे में गोली मरवा देता है और इसके बाद वह फैंग को रूम में ले जाकर पीटने लगता है। फैंग का भाई भी रूम में आ जाता है, जिसे बचाने के लिए फैंग वांग पर हमला करती है, लेकिन वांग गुस्से में उस पर कई सारी गोलियां दाग देता है। अब पार्क अपनी बहन को मरा देखकर बहुत दुखी होता है और वहीं उसके पास बैठ जाता है। अब वैंग सारा पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मारता कि तभी उसके पीछे से कोई उस पर चाकू से हमला कर देता है। अब बाकी के बचे हुए लोग एक सीक्रेट दरवाजे से चौथी टनल के अंदर जाते हैं जो मानव कंकालों से भरी हुई होती है कि तभी जिंग को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए वह आराम करने के लिए पार्क के साथ वहीं बैठ जाती है और चियान सारा के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बस के अंदर जाता है। जब सारा बस के अंदर बैठी होती है तो उसे वैंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और बस से नीचे उतरकर भागने लगती है और वह एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां मरे हुए बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज होती हैं। तभी वहां उसे एक मिरर दिखता है। अब जब वह मिरर के सामने बैठी होती है कि तभी उसके पीछे से आकर उसे भी कोई मार देता है, यानी कि इस सुरंग के अंदर रहस्यमयी तरीके से लोग मर रहे होते हैं और जो मर्डरर होता है वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब चियान जब जिंग के पास वापस लौटता है तो देखता है कि जिंग ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसका बच्चा मर चुका होता है और अब इस ग्रुप में भी केवल 3 लोग ही बचे होते हैं, इसलिए चियान चाहता है कि वे सब साथ में रहकर यहाँ से बाहर निकलें। लेकिन जिंग अपने बच्चे की मौत के कारण अपना दिमागी संतुलन खो देती है और वह अचानक से चियान पर चाकू से हमला करके उसे मार देती है। तभी अचानक से चियान की नींद खुलती है जहाँ वह एक सीक्रेट रूम में होता है और उसके ऊपर कई तरह की मशीन्स भी लगी होती हैं। तभी वहाँ पुलिस की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें जर्नल इस पूरी कहानी को समझाता है। वह बताता है कि एक सीरियल
किलर जिसे इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था उसका नाम जेम्स है और जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी तो एक कार एक्सीडेंट की वजह से वह कोमा में चला गया। ये एक ऐसा हत्यारा है जिसने कई सारी औरतों को किडनैप करके उन्हें मार दिया होता है और उसने कोमा में जाने से पहले एक सियारा नाम की लड़की को भी किडनैप किया था जो अभी भी कहीं जिंदा है। लेकिन उस सीरियल किलर के सिवाय कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है और अभी वह कोमा में होता है, इसलिए पुलिस उसके साथ पूछताछ नहीं कर सकती। इसलिए पुलिस डिसाइड करती है कि वे देश के सबसे बेस्ट ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे और जेम्स के माइंड की मेमोरी का इस्तेमाल करके वे उस जगह के बारे में पता लगाएंगे जहां उसने विक्टिम को छुपा कर रखा है। अब वे अगले दिन एक साइकोथेरेपिस्ट से मिलते हैं और ये साइकोथेरेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि चियान होता है और जिस सियारा नाम की लड़की को जेम्स ने किडनैप करके कहीं छुपा दिया है वह चियान की वाइफ है। यानी कि इस कहानी में हमने अब तक जितने भी कैरेक्टर्स देखे वे सभी जेम्स के सबकॉन्शियस माइंड की उपज थे और चियान जेम्स के दिमाग में उस जगह का पता लगाने गया था जहां उसकी वाइफ को जेम्स ने छुपा कर रखा है। अब चियान को उस कैलेंडर से क्लू मिल जाता है कि उसकी वाइफ को सियांग रिवर के पास किसी गुफा में छुपा कर रखा है और उस रिवर के पास जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी में अगले 36 घंटे में पानी भर जाएगा जो सियारा की जान के लिए खतरा बन सकता है। यानी कि सियारा को बचाने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए अगले दिन चियान को एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में जाना होगा ताकि वह सियारा की उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सके। तभी चियान पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि 15 जुलाई 1996 को आखिर क्या हुआ था। अब पुलिस ऑफिसर बताता है कि 15 जुलाई को जेम्स के माता पिता की डेथ हुई थी। दरअसल जेम्स की मां का उनके ड्राइवर के साथ अफेयर था और जब ये बात जेम्स के पिता को पता चली तो उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और जेम्स की मां ने उसके पिता को मार दिया और बाद में उन्होंने अपनी भी जान ले ली। दरअसल जेम्स एक टनल इंजीनियर होता है और जब वह कोमा में गया था तो उसने अपने दिमाग में एक टनल बना ली जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता और उसने बस में बैठे जितने भी कैरेक्टर्स को अपने माइंड में बनाया दरअसल वे लोग हैं जो उसकी लाइफ से रिलेट करते हैं। उन सब में सबसे अच्छा होता है ली जो जेम्स की गुड साइड को दर्शाता है। दूसरा कैरेक्टर टोनी बहुत ही गुस्सैल और लालची है और वह जेम्स के हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तीसरा और चौथा कैरेक्टर वेंग और सारा हैं जो उसकी मॉम डैड के कैरेक्टर को दर्शाते हैं जो अपनी असल जिंदगी में भी काफी ज्यादा झगड़ते थे और सारा ने ही बस ड्राइवर टोनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जो उनकी असल जिंदगी का एक हिस्सा था। और वह प्रेग्नेंट लेडी जिंग उसकी इमेजिनेशन का वह कैरेक्टर होता है जिसके जैसी माँ वह अपनी असल जिंदगी में चाहता था। छठा और सातवां कैरेक्टर उसके बचपन को दर्शाता है जो चुपचाप और मासूम सा दिखने वाला लड़का और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है। लेकिन वहाँ एक और कैरेक्टर होता है जो बस में मौजूद नहीं था जिसने ड्राइवर टोनी, ली और वेंग की जान ली है जिसका पता लगाने के लिए एक बार फिर से चियान जेम्स की यादों में जाता है। वह देखता है कि उसके सामने जेम्स बैठा है। अब चियान उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है लेकिन वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। दरअसल जेम्स अपनी मॉम से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसके डैड को मार दिया था। उसे लगता है कि औरतें भरोसे के लायक नहीं हैं और इसीलिए वह औरतों को किडनैप करके उन्हें मार देता था। अब चियान उसके सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे हिस्से में जाता है जहां वह पार्क से मिलता है। वह पार्क से उसकी वाइफ का पता बताने के लिए कहता है लेकिन तब तक वहां उसकी ट्विन सिस्टर फेंग आ जाती है जो उसे वहां से ले जाती है। जिसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाता है जहां वह अपनी पत्नी को देखता है। तभी वहां वह आदमी आता है जो असली मर्डरर है और जिसने इन सभी कैरेक्टर्स को जेम्स के दिमाग में बनाया था और ये कोई और नहीं बल्कि चियान होता है। दरअसल जेम्स का दिमाग इतना ज्यादा शैतान होता है कि वो किसी को भी गुमराह कर सकता है। वह सियारा को मारना चाहता था इसलिए उसने सुरंग के अंदर सभी कैरेक्टर्स को मार दिया होता है ताकि सियारा को बचाने के लिए चियान को कोई भी क्लू ना मिल सके। अब चियान पार्क को वहां से भगा देता है ताकि वह जाकर उस लोकेशन के बारे में बता दे जहां उसकी वाइफ है क्योंकि पार्क ही जेम्स के दिमाग का सबसे इनोसेंट कैरेक्टर होता है। अब चियान एक ऐसी जगह पोर्ट हो जाता है जहां उसके सामने असली मर्डरर यानी कि शैतान चियान होता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में चियान उस मर्डरर को हरा देता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने उसका एक और क्लोन बनकर तैयार हो गया है। अब चियान को समझ आ जाता है कि उसे हराना इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश होने की वजह से उस गुफा में पानी भरने लगा है और कुछ ही मिनटों के भीतर सियारा की मौत होने वाली है। अब चियान उस मर्डरर से कहता है कि वह उसे यहाँ से जाने दे लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। तभी चियान को एक आइडिया आता है कि अगर वह अपने आप को ही मार दे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मर्डरर भी मर जाएगा
जिसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों को याद करता है और अपने आप को शूट कर लेता है। जिसके बाद जो शैतान चियान होता है वह भी धीरे धीरे मरने लगता है। अब हॉस्पिटल में जेम्स को होश आ जाता है, जो उस लोकेशन के बारे में बताता है जहां उसने सियारा को किडनैप करके रखा है। जिसके बाद पुलिस समय पर उस लोकेशन पर पहुंचकर सियारा को बचा लेती है, लेकिन चियान उस गहरी नींद से कभी नहीं जागता। यानी कि चियान अब उस एंडलेस टनल में फंस चुका है जहां से वह कभी भी वापस नहीं आ सकेगा। और इस तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। तो ये थी कहानी एंडलेस टनल की, जो समझने में थोड़ी सी टिपिकल थी। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी और कितनी समझ में आई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।